ओके ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए स्टूडेंट, हमारा आज का जो संडे टेस्ट है वो थर्मोकेमिस्ट्री और प्लस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 एंड चैप्टर नंबर 12 में हमारा टेस्ट होगा। तो इसके एमसीक्यूज डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यूज है हमारे पास कि आपने करेक्ट रिलेशन बताना है एंथैल्पी चेंज का और इंटरनल एनर्जी चेंज का, और आपको बताया है अमोनिया फॉर्मेशन। तो पहले आप अमोनिया का रिएक्शन लेके अमोनिया कैसे बन रहा है। 3 हाइड्रोजन गैस वो नाइट्रोजन गैस के साथ जब मिलेगा 1 मोल के साथ तो इट्स कन्वर्टेड इनटू 2 अमोनिया। अच्छा, अब वी नो डेट, हमें पता है एंथैल्पी चेंज का जो फार्मूला है, एंथैल्पी चेंज हमारे पास बराबर होगा इंटरनल एनर्जी के प्लस चेंज इन पीवी के बराबर होगा। ठीक है, और अगर मैं इसकी जगह पे पुट कर दूँ चेंज इन एच बराबर होगा चेंज इन ई के एंड प्लस डेल्टा एन जी और आर टी, क्योंकि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी के बराबर है। तो पी वी की जगह पे मैंने एन आर टी पुट कर दिया। अब यहाँ पे आपने चेंज इन एन निकालना है, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस कैलकुलेट करने हैं। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस हमारे पास फार्मूला होगा चेंज इन एन, प्रोडक्ट के मोल्स, तो प्रोडक्ट के 2 मोल्स है माइनस रिएक्टेंट के 4 मोल्स है। तो यहाँ पे मेरे पास जो आंसर आएगा वो -2 आ जाएगा। अब जब मैं -2 इस इक्वेशन में पुट करूँगा तो चेंज इन एच बराबर होगा चेंज इन ई के एंड दिस इज़ -2 आर टी के बराबर होगा। अच्छा, अब आप ज़रा यहाँ पे नोट कर देना कि अगर डेल्टा एच से, अगर डेल्टा ई से आप ये वाला टर्म को माइनस करोगे ना तो तब जाके वो डेल्टा एच के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये है कि यार डेल्टा एच जो है वो फिर डेल्टा ई से कम होगा, क्योंकि डेल्टा ई से जब आप ये माइनस करोगे तब जाके वो डेल्टा एच के बराबर होगा। सो नेक्स्ट है हमारे पास करेक्ट वन। यहां पे मुझे करेक्ट बता दे, यहां पे आपको दोबारा एक रिएक्शन गिवन है, यहाँ पे आपको दोबारा एक इक्वेशन गिवन है ना, लिखा है कि इसका मुझे आपने करेक्ट रिलेशन बताना है। तो दोबारा आप यहाँ पे नोट कर दे, चेंज इन एन बता रहे, चेंज इन एन हमारे पास बराबर होगा मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के, सो 2 - 1, तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा 1। अब हमें पता है कि यार जो डेल्टा एच का इक्वेशन है एंथैल्पी चेंज, दिस इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी चेंज प्लस चेंज इन एन जी आर टी के बराबर होगा। तो अब हमारे पास तो n1 है, तो अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ 1 तो ये किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू आर टी। अच्छा, ओपन सिस्टम के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो अब अगर फॉर एग्जांपल मैं ओपन सिस्टम कंसिडर करूंगा तो ओपन सिस्टम वो सिस्टम होगा जो सराउंडिंग के साथ एनर्जी एक्सचेंज कर दे और सराउंडिंग के साथ यहाँ पे मास भी एक्सचेंज कर दे, तो दिस इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। तो एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए अगर सिस्टम से एनर्जी सराउंडिंग में जाती है या सराउंडिंग से सिस्टम में जाती है तो ये वाला जो आपके पास जो बाउंड्री होगी ये मस्ट बी डायबेटिक होनी चाहिए, क्योंकि डायबेटिक बाउंड्री से आपके पास यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकती है, ए डायबेटिक से हीट ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। तो बाउंड्री मस्ट बी डायबेटिक होनी चाहिए। और यहाँ पे जो मैंने लिखा है ना कि यार मास भी एक्सचेंज होगा, तो ये ऊपर जो वेसल है ये ओपन होना चाहिए, तो ओपन वेसल होना चाहिए और बाउंड्री जो है वो मस्ट बी डायबेटिक होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है इस कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो अगर मैं यहाँ पे बता दूँ तो क्लोराइड का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, तो टोटल -6 हो जाएगा। और पोटेशियम ग्रुप फर्स्ट से है तो ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा, तो यहाँ पे +3 होगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट लगाते हैं वो +3 लगाते हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट वो +3 होगा। अच्छा, आपको यहाँ पे हेसिस लॉ से एक एमसीक्यूज गिवन है।
आपको बताया है कि फॉर्मेशन एंथैल्पी चेंज मुझे बता दे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मुझे बता दे, और ग्रेफाइट की आपने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बतानी है, लेकिन ग्रेफाइट किससे बन रहा है? वो डायमंड से बन रहा है। तो आपने इसके स्टेटमेंट से पहले रिएक्शन नोट करना है। रिएक्शन हमारे पास क्या होगा कि कार्बन यानी डायमंड, डायमंड कन्वर्ट हो रहा है कार्बन ग्रेफाइट में। तो मैंने यहाँ पे इसका डेल्टा एच निकालना है। इसका डेल्टा एच क्या होगा? अच्छा, आपको ऑलरेडी दो इक्वेशन गिवन है ना, तो यहाँ पे आपको ग्रेफाइट का बताना है, ग्रेफाइट की एंथैल्पी चेंज बतानी है। तो ग्रेफाइट यार आपको प्रोडक्ट साइड पे लाना होगा, और ग्रेफाइट किससे बना है? वो डायमंड से बना है। तो डायमंड रिएक्टेंट साइड पे होना चाहिए, ग्रेफाइट जो है वो प्रोडक्ट साइड पे होना चाहिए। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को चेक कर दूं तो हाँ, डायमंड तो रिएक्टेंट साइड पे है, ये तो ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 में कोई चेंजेस नहीं होगी, तो मैं उसको इसी तरीके से लिख दूंगा, और इसका जो डेल्टा एच है वो आप लोगों के पास -x है। बट यार यहाँ पे ग्रेफाइट जो है आपको प्रोडक्ट साइड पे चाहिए, और यहाँ पे इक्वेशन 2 में ग्रेफाइट रिएक्टेंट साइड पे है। तो इक्वेशन 2 को आप लोगों ने रिवर्स कर देना है। तो इक्वेशन 2 को अगर मैं रिवर्स कर दूं तो कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्टेड इनटू कार्बन ग्रेफाइट, और यहाँ पे प्लस ऑक्सीजन बनेगा, और डेल्टा एच जो है वो बराबर होगा माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस वाई, क्योंकि एंथैल्पी चेंज की वैल्यू जो है वो रिवर्स हो जाएगी। अच्छा, अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर दे। जो अब दोनों इक्वेशन को मैंने ऐड कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड कैंसिल, यहाँ पे ऑक्सीजन कैंसिल, तो जी डायमंड इट्स कन्वर्टेड इनटू कार्बन ग्रेफाइट। तो यहाँ पे जो आपके पास अननोन इक्वेशन था वो आ गया। तो अब इसके बाद हेसिस लॉ अप्लाई करें, और हेसिस लॉ हमें बता रही है कि डेल्टा एच बराबर है डेल्टा H1 के प्लस डेल्टा H2 के बराबर है। तो यहाँ पे मुझे बता दे डेल्टा H1 मीन -x है, प्लस डेल्टा H2 वो प्लस y होगा। तो द करेक्ट ऑप्शन इज अ -x प्लस y हो जाएगा। ये दोनों सेम है तो ठीक है, -x -y, ये प्लस होगा माइनस। अच्छा, यहां पे अगर आप देखें ना, ऑक्सीजन -1 से कन्वर्ट हो गया है ऑक्सीजन -2 पे, तो इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है। तो ऑलरेडी ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया था पहले, तो अब अगर ये दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना, तो ये तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात होगी। और सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में अगर हम यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन लगाते हैं तो ऑलरेडी ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज भी है और इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन होगा। सो द सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, और इसका जो डेल्टा एच की वैल्यू होगी वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। अच्छा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ आपने बताना है न्यूट्रलाइजेशन है, लेकिन यहाँ पे 2 मोल NaOH है, एक बेस आपको गिवन है, और 1 मोल जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड है। तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, उसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है। अगर आप 1 मोल एसिड को मीन 1 मोल हाइड्रोजन आयन एंड 1 मोल OH आयन को कंबाइन करोगे तो दिस इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और इसका जो डेल्टा एच की वैल्यू होगी वो -57.4 किलो जूल पर मोल होगी। लेकिन यहाँ पे जो आपको स्टेटमेंट में बताया है ना, वो लिखा है कि 2 मोल NaOH है, 2 मोल NaOH है, तो इसका मतलब है कि यार यहाँ पे OH के 2 आयंस है, और 1 मोल जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड है। तो सल्फ्यूरिक एसिड तो ये तो ऑलरेडी 2 प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, तो 2 तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन भी हो गए। तो इस वैल्यू को आप लोगों ने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसको जब मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो मेरे पास 1 मोल के लिए है ना, तो अगर 2 H या 2 OH आयन न्यूट्रलाइज होंगे तो ये वैल्यू जो है वो डबल हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट में आपको बताया है कि इस रिएक्शन में मुझे बता दे फास्फोरस जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है, फास्फोरस रिड्यूस हुआ है, या दोनों।
तो चले यहाँ पे एनी फ्री एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट वो ज़ीरो होता है, तो रिएक्टेंट में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो है। प्रोडक्ट में अगर हम निकालें तो 2 ऑक्सीजन का -4 हो जाएगा, यहाँ पे पोटेशियम ग्रुप फर्स्ट से है तो +1 हो जाएगा और हाइड्रोजन का +2 हो जाएगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 लगाते हैं और pH3 में 3 ऑक्सीजन का +3 होगा, 3 हाइड्रोजन का +3 होगा और यहाँ पे फास्फोरस का -3 हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे चेक कर दे तो फास्फोरस 0 से चला गया है +1 में भी, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट भी आया है और फास्फोरस 0 से चला गया है -3 में भी, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट भी आया है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नंबर सी आएगा, फास्फोरस ऑक्सीडाइज भी हो चुका है और फास्फोरस जो है वो रिड्यूस भी हो चुका है। अच्छा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन इज हाईएस्ट। आपने हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बतानी है, हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इसमें ऑप्शन आप लोगों के पास भी आएगा, क्योंकि फ्लोरो एसिडिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। जितना हम किसी एसिड के साथ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच करते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से यहाँ पे फ्लोरीन इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो अगर हम किसी एसिड के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच करेंगे किसी एसिडिक ग्रुप के साथ, तो वहाँ पे हाइड्रोजन आसानी से रिलीज होगा, इजीली डोनेट होगा। तो यहाँ पे आयन ज़्यादा बनेंगे और जल्दी बनेंगे। सो दिस वन फ्लोरो एसिटिक एसिड इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड और इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यूज में बताया है एंथैल्पी चेंज बता दे ऑफ एलिमेंट, एंथैल्पी चेंज ऑफ एलिमेंट बता दे, लेकिन एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड कंडीशन, इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। तो यहाँ पे एंथैल्पी चेंज ऑफ एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट हमेशा 0 होगा। चले, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव ग्रेटर एंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन। लेट्स सपोज अगर मैं एक छोटा आयन कंपेयर करूँ ना, एक छोटा चार्ज, एक छोटा साइज वाला केटाइन है और एक जो है वो बड़ा साइज वाला केटाइन है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच कर रहे हैं तो ये इसके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे ये स्ट्रांगली अटैच होगा क्योंकि न्यूक्लियर अट्रैक्शन यहाँ पे ज़्यादा है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर कोई वाटर यहाँ पे आ रहा है तो न्यूक्लियस इससे काफ़ी दूर है, तो इधर इसका जो बॉन्ड होगा वो वीक होगा, तो इधर से एनर्जी कम रिलीज होगी, डेल्टा एच की वैल्यू छोटी होगी और यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो बड़ी होगी। तो साइज ऑफ केटाइन जितना छोटा होगा उतना ही सॉल्वेशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन जो है वो ज़्यादा होगा। तो लिथियम का साइज जो है वो यहाँ पे छोटा है। एंथैल्पी इज पॉजिटिव, एंथैल्पी पॉजिटिव बतानी है और एंथैल्पी पॉजिटिव किसके लिए आती है, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए आती है। तो आपने इसमें एंडोथर्मिक प्रोसेस मुझे बताना है। सो द एंडोथर्मिक प्रोसेस इज आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम, द एनर्जी रिक्वायर्ड to remove valence electron of an atom in a gaseous state। तो यहाँ पे आप इस डिफिनीशन में पहला वर्ड नोट कर दे, एनर्जी रिक्वायर्ड। आप लोगों ने खुद इसको एनर्जी देनी है। तो आयोनाइजेशन केटाइन फॉर्मेशन हमेशा एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी और केटाइन फॉर्मेशन हमेशा एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। उसके लिए आप लोगों ने खुद एनर्जी को प्रोवाइड करना है। अच्छा, नेक्स्ट में बताना है आपने कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है। और जब भी आपसे ऑक्सीडेशन नंबर का पूछा हो ना, तो ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा सिंगल एटम का बताना होगा। अगर यहाँ पे किसी एटम में 2-3 एटम है, लाइक यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 कार्बन है, तो मैंने सिंगल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना होगा। तो एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है तो 4 का -8 हो जाएगा।
हाइड्रोजन ग्रुप फर्स्ट ग्रुप से है तो यहाँ पे +2 हो जाएगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे +6 लगाऊंगा। बट यार ये +6 तो 2 कार्बन का है ना, तो एक कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन पे +4, तो इसको बैलेंस करने के लिए कार्बन पे -4, तो CH4 में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट -4, और डायमंड में तो सिंपल कार्बन होते हैं तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट तो 0 होगा। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, +3 -4 एंड 0। अच्छा, अगर यहाँ पे लिखा है कि अगर आप क्लोरीन को पास कर दे थ्रू हॉट NaOH, तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगा फ्रॉम 0 टू डैश। तो यहाँ पे पहले अपने पास रिएक्शन नोट कर दे। क्लोरीन को अगर आप NaOH के साथ रिएक्शन करवाओगे, सो इट्स कन्वर्टेड इनटू NaClO3 प्लस NaCl बनेगा। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन स्टेट तो 0 होता है। तो इनिशियली रिएक्टेंट में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट था वो 0। तो जब प्रोडक्ट इसने बनाए तो 3 ऑक्सीजन का -6 हो गया, सोडियम +1, और इसको बैलेंस करने के लिए क्लोरीन +5 होगा, और यहाँ पे -1 और +1। तो यार क्लोरीन 0 से उसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ है, एक +5 में गया है और एक जो है वो -1 में गया है। अच्छा, द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर आप 0.1 मोलर सोल्यूशन ले ले तो सोल्यूशन तो आयंस की वजह से गुड कंडक्टर होता है। तो इसमें लिखा होगा कि सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन सा है, तो H2SO4 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो यहाँ पे इसकी डिसोसिएशन 100% होगी। अगर आप H2SO4 को वाटर में डालोगे तो ये 100% डिसोसिएट हो जाएगा, एंड इट्स कन्वर्टेड इनटू 2 मोल हाइड्रोजन आयन एंड 1 मोल जो है वो सल्फेट आयन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो 100% डिसोसिएट होगा, जिसकी वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। चले, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन बताना है। तो ये आप लोगों के पास एक्चुअली पर ऑक्साइड है। ग्रुप नंबर 1 का यानी अल्कली मेटल का, और ग्रुप नंबर 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल का, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी चेंज नहीं होगा। ग्रुप नंबर 1 अल्कली मेटल जहां पर भी आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा, और ग्रुप नंबर 2 के मेटल जहां पर भी आएंगे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा। तो बेरियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे +2 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं ऑक्सीजन के ऊपर -2 लगाऊंगा। तो यार ये तो 2 ऑक्सीजन का है ना, तो एक ऑक्सीजन का -1 होगा, और जहां पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है तो उस कंपाउंड को हम परऑक्साइड का नाम देते हैं। तो इसमें एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा। अच्छा, बॉइलिंग ऑफ वाटर, ये तो आसान है, जैसे एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम, क्योंकि एनर्जी मास दोनों एक्सचेंज हो रहा है। लिखा है कि द करेक्ट मेथड मुझे बता दे बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। जब आप सारी रूल्स अप्लाई करोगे ना, तो सारी रूल्स अप्लाई करने के बाद वो रिएक्शन ऑटोमेटिकली जब खुद बैलेंस होगा, तो सबसे बेस्ट मेथड जो होगा वो हाफ रिएक्शन मेथड होगा, या इसको हम आयन वो मेथड का नाम भी देते हैं, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का नाम भी देते हैं। चले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन वो होगा जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो चुकी हो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो चुकी हो। तो अगर मैं यहाँ पे कंबस्शन ऑफ मीथेन ले लूँ ना, इसका अगर आप रिएक्शन नोट कर दे, कंबस्शन ऑफ मीथेन, CH4 को अगर आप ऑक्सीजन की मौजूदगी में हीट दोगे, सो इट्स कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में जो है वो यहाँ पे वाटर वेपर बनेंगे। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन या किसी और एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो चुका होगा, रिडक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो चुका होगा। तो अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूँ, यहाँ पे +4 4 हाइड्रोजन का, कार्बन का -4 हो जाएगा।
डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन स्टेट तो ज़ीरो होता है, ऑक्सीजन का ज़ीरो होगा। प्रोडक्ट पे अगर मैं चेक करूँ तो ये -4 होगा और कार्बन का +4 हो जाएगा, और इसी तरह ऑक्सीजन -2 और 2 हाइड्रोजन का +2 होगा, तो एक का +1 हो जाएगा। सो अगर मैं यहाँ पे देखूँ ना तो कार्बन -4 से चला गया है +4 में, ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज आया है, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कॉल ऑक्सीडेशन। और अगर आप ऑक्सीजन को चेक करें तो ऑक्सीजन 0 से चला गया है -2 में, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में डिक्रीज आया है, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कॉल रिडक्शन। तो कंबस्शन ऑफ मीथेन इज अ एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो चुका है और कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो चुका है। नेक्स्ट एमसीक्यूज में आपको बता रहा है ना कि रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है दूसरों को रिड्यूस करने वाला। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो इट सेल्फ ऑक्सीडाइज होंगे। दूसरों को रिड्यूस करने वाला इट सेल्फ ऑक्सीडाइज होगा, और इट सेल्फ ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कॉल्ड ऑक्सीडेशन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कॉल्ड ऑक्सीडेशन, या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कॉल्ड ऑक्सीडेशन, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कॉल्ड ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कॉल ऑक्सीडेशन। तो अगर आप यहाँ पे चेक कर देना, आपको बताया है कि इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, मीन जो खुद ऑक्सीडाइज हो चुका हो। तो ऑक्सीडेशन का डिफिनीशन तो मैंने आपको सारे लिख लिए है। सो दिस इज लॉसेज इलेक्ट्रॉन, लॉसेज इलेक्ट्रॉन मीन एट सेल्फ यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे लिखा है विच ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव वो होगा जो मास डिपेंडेंट हो। अगर मैं मास चेंज कर दूं ना, मास डिपेंडेंट, तो वो प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है। दिस इज कॉल्ड एक्सटेंसिव। और इंटेंसिव वो होगा जो मास के साथ चेंज नहीं होता। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे एक बीकर में वाटर कंसिडर कर दूं, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। और अगर लेट्स सपोज मैं ज्यादा वाटर कंसिडर कर दूं, मास को चेंज कर दूं, अगर मैंने मास को चेंज कर दिया तो फिर भी इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो यार ये वाली प्रॉपर्टी मास के साथ चेंज नहीं हुई, तो इसको हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी का नाम देते हैं। तो चले ये नोट कर दे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो मास इंडिपेंडेंट हो। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट हुआ, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, डेंसिटी हो गई, विस्कोसिटी हो गई, सरफेस टेंशन हो गया, पीएच हो गया, कंसंट्रेशन हो गया, ये सारे के सारे यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गई, मोलर हीट कैपेसिटी हो गई, मोलर एंट्रोपी हो गई, मोलर एंट्रोपी हो गई, जिसके साथ मोलर का वर्ड आएगा मीन 1 मोल, मास फिक्स कर दिया। तो ये सारे इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड करती हो, जो मास चेंज होने से वो प्रॉपर्टी चेंज होती हो। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मास चेंज होने से वॉल्यूम चेंज हुआ, प्रेशर चेंज हुआ, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई, इंटरनल एनर्जी चेंज हुई, नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो गए, एंथैल्पी जो है वो चेंज हो गई। तो ये सारे के सारे हमारे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे आपको बताया है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो द करेक्ट ऑप्शन इज इंटरनल एनर्जी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर आप मास को चेंज करोगे तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज में आपको बताया है कि आपने मुझे करेक्ट पेयर बताना है। पेयर ऑफ एग्जांपल ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी मीन जो मास इंडिपेंडेंट हो। अगर मैं मास को चेंज करूं तो वो प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती। तो यार यहाँ पे जो दोनों पेयर है ना, वॉल्यूम और मोल, तो ये दोनों एक्सटेंसिव हैं। ये मास चेंज होने से चेंज होते हैं।
वॉल्यूम भी कम ज़्यादा होता है और मोल्स भी कम ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी तो ऑटोमेटिकली एक्सटेंसिव हो गई। यहाँ पे लेंथ, ये भी एक्सटेंसिव, पोटेंशियल एनर्जी भी एक्सटेंसिव, लेकिन सरफेस टेंशन जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे डिपेंड करता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो अगर आप मास को चेंज करोगे लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तो वही होंगे ना। अगर मैं वाटर को कम लूँ या ज़्यादा लूँ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होंगे। और पीएच जो है वो भी मास इंडिपेंडेंट है, क्योंकि अगर मैं कम वाटर ले लूँ तब भी पीएच 7 होगा, और अगर मैं ज़्यादा वाटर ले लूँ तब भी पीएच जो है वो 7 होगा। तो ये दोनों आप लोगों के पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई, ये दोनों मास पे डिपेंड नहीं कर रही। अच्छा, एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक बताना है, एंडोथर्मिक के एग्जाम्पल बताना है जिसका डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव होगा। तो द आंसर इज मेल्टिंग ऑफ आइस। ये याद रखिए, मेल्टिंग ऑफ आइस और इवापोरेशन ये दोनों स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, दोनों ही स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, लेकिन इसका जो डेल्टा एच होगा वो पॉजिटिव होगा। दोनों स्पॉन्टेनियस है, बट दिस वन इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस, मेल्टिंग ऑफ आइस एंड इवापोरेशन। अच्छा, आपने यहाँ पे बताना है ट्रू स्टेटमेंट बताना है, और ट्रू स्टेटमेंट अबाउट एंडोथर्मिक रिएक्शन बताना है। ट्रू स्टेटमेंट अबाउट एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होगा कि अगर मैं एक सिस्टम ले लूँ ना, और अगर सिस्टम में लेट्स सपोज एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा हो, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए हीट तो चाहिए ना, हीट तो हम लोगों ने देना है। तो हीट वहाँ पे हम सराउंडिंग से अप्लाई करते हैं, सो जिसकी वजह से यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे लिखा है इट रिलीज हीट टू द सराउंडिंग, नहीं, इट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम सराउंडिंग। यस, एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होगा जो सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करेगा, सिस्टम हीट, सराउंडिंग हीट रिलीज करेगा, और सिस्टम जो है वो हीट एब्जॉर्ब करेगा। मीन हीट का डायरेक्शन फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम हो, तब जाके एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। विच ऑफ द एग्जाम्पल इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो अल्कली मेटल जो है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। सोडियम इज अ हाईली रिएक्टिव, सोडियम हमेशा चाहेगा कि मैं एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दूं, तो इट सेल्फ ऑक्सीडाइज होगा। तो ग्रुप नंबर फर्स्ट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ग्रुप नंबर फर्स्ट। अल्कली मेटल इज ग्रुप नंबर फर्स्ट। विच वन इज एग्जाम्पल ऑफ स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन, तो ऑल ऑफ दी जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करे, दिस इज कॉल्ड स्टेट फंक्शन। अच्छा, विच वन इज एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो चुका हो। रिडॉक्स रिएक्शन आपने बताना है। सो चले यहाँ पे नोट कर दे, जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, एनी फ्री एटम ऑक्सीडेशन स्टेट 0। साइनाइड के ऊपर हम -1 लगाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा +1 सिल्वर का। अब यहाँ पे तो फ्री, तो ये 0 होगा, और ये -2, तो इसको बैलेंस करने के लिए +2 हम लोगों ने लगा दिया। तो जिंक 0 से चला गया है +2 में, ऑक्सीडाइज हो चुका है, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया है इसने, ये ऑक्सीडाइज हो चुका है। वाइल यहाँ पे Ag+1 से गया है 0 में, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये रिड्यूस हो चुका है। सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। अच्छा, अब आपको बताया है विच वन इज नॉट रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन जो नहीं है, नॉट रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज ना हो, मीन इंक्रीज और डिक्रीज ना हो। तो अगर मैं लेट सपोज आपको पहला वाला एग्जांपल बता दूं ना, तो 3 ऑक्सीजन का -6 है, तो 1 ऑक्सीजन का -2 होगा ना। मैग्नीशियम 2 ग्रुप से है तो +2 होगा, तो इसको बैलेंस करने के लिए कार्बन +4 में लिख देता हूँ। अब यहाँ पे ऑक्सीजन -2, मैग्नीशियम +2, तो यार मैग्नीशियम तो यहाँ पर भी +2 था, यहाँ पर भी +2 है, यहाँ पर भी
2 ऑक्सीजन -4 तो कार्बन +4। तो अगर आप चेक करें तो ना तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ है, ना तो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ है, ना ऑक्सीजन का। ये एक्चुअली डिसोसिएशन हुआ है। दिस इज अ नॉट रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं आया, हाँ बाकियों में ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आया है। विच वन इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? तो KMnO4 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जितना ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो KMnO4 में मैंगानीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है, जिसकी वजह से हम इसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कंसिडर करते हैं। चले, विच वन इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? जो मास पे डिपेंड करती हो, तो दिस इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी, अगर मैं कम वाटर या कम मास ले लूँ तो आपको कम हीट देना होगा। अगर आप ज़्यादा मास ले लें तो ऑटोमेटिकली 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आप लोगों को ज़्यादा हीट देना होगा। तो हीट कैपेसिटी वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये मास पे डिपेंड करती है। लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में यहाँ पे मास आप लोगों ने फिक्स कर दिया, 1 मोल मास कर दिया, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में 1 ग्राम मास कर दिया। तो यहाँ पे ये दोनों मास इंडिपेंडेंट है। तो ये दोनों इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, वाइल एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो है वो हीट कैपेसिटी हो जाएगी। अच्छा, आपको बताया है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मुझे बता दे, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू किस कंडीशन पे बताना है? आइसोथर्मिक कंडीशन पे बताना है। तो पहले तो ये बात याद रखिए कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आप इसको छोटा c से भी डिनोट कर सकते हो और s से भी डिनोट कर सकते हो। तो चले मैं s से डिनोट कर दूंगा। ये बात याद रखिए कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को या मोलर हीट कैपेसिटी को या तो आप एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे मेजर करोगे या एट कांस्टेंट प्रेशर पे मेजर करोगे, आपकी मर्जी है। लेकिन मैं आप कोई भी ले ले, इट्स ओके। बट इसका डिफिनीशन क्या है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का? कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, तो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड Q टू राइज अ टेम्परेचर ऑफ 1 डिग्री मीन डेल्टा T टू राइज अ टेम्परेचर ऑफ 1 डिग्री ऑफ 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस। तो मास कितना होगा? वो 1 ग्राम होगा। अच्छा, अब आप स्टेटमेंट को चेक करें कि यार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू बतानी है लेकिन आइसोथर्मिक कंडीशन पे बतानी है। तो अगर मैं यहाँ पे इस इक्वेशन में Q और डेल्टा T अगर 0 पुट कर दो, तो यार अगर 0 नीचे हो डिवाइडेड एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0, तो ये तो इन्फिनिटी आ जाएगी ना। तो आइसोथर्मिक कंडीशन पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं एडायबेटिक कंडीशन पे फाइंड करूँ, मीन एडायबेटिक में हीट चेंज नहीं होगा, तो फिर आप लोगों ने ऊपर 0 पुट कर देना है। तो जब ऊपर 0 पुट कर देना है तो फिर आंसर 0 आ जाएगा। एडायबेटिक पे आंसर 0 आएगा, आइसोथर्मिक में आंसर इन्फिनिटी आएगा। तो इसलिए हम इसको कांस्टेंट वॉल्यूम पे मेजर करते हैं या कांस्टेंट प्रेशर पे मेजर करते हैं। अच्छा, वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट भी आप लोगों ने बताना है वेनेडियम का। तो दोबारा वही तरीका है, ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा सिंगल एटम का बताना होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन स्टेट -2 तो 28 है, तो यहाँ पे -56 हो जाएगा। 28 ऑक्सीजन का -56 होगा, ठीक है। सीजियम +1 ग्रुप से है, अल्कली मेटल है तो +4 हो जाएगा 4 का। इसी तरह सोडियम भी अल्कली मेटल +1 है, हाइड्रोजन भी ग्रुप फर्स्ट से है +1। तो यार इसको बैलेंस करने के लिए मैं वेनेडियम के ऊपर +50 लगा दूंगा। लेकिन यार ये +50 तो 10 वेनेडियम का है ना, 10 का, तो एक का कितना हो जाएगा? एक का +5 हो जाएगा, एक का +5 हो जाएगा। अच्छा, फॉर सॉलिड एंड लिक्विड, अगर लेट सपोज सॉलिड से लिक्विड में या लिक्विड से गैस या लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्जन हो रही हो, सॉलिड से लिक्विड यानी मेल्टिंग, या अगर जो है वो फॉर एग्जांपल फ्रीजिंग हो रही हो, ठीक है, तो यहाँ पे हम वॉल्यूम चेंज को अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 ले सकते हैं, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड के वॉल्यूम में इतना फ़र्क नहीं होगा। तो अगर आप वॉल्यूम चेंज को अप्रोक्सीमेटली 0 लोगे तो डेल्टा H बराबर होगा डेल्टा E प्लस
P डेल्टा V के, तो अगर ये सारा टर्म ज़ीरो हो जाएगा तो उस केस में डेल्टा H की वैल्यू वो डेल्टा E के बराबर होगी। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट कैन नॉट चेंज इन ऑल कंपाउंड, कि कभी उसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होता, कैन नॉट चेंज। तो यार ग्रुप नंबर फर्स्ट यानी अल्कली मेटल, हाइड्रोजन के अलावा अल्कली मेटल, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा फिक्स रहेगा +1। ग्रुप नंबर 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा फिक्स रहेगा +2। अल्कली मेटल का +1, अल्कलाइन अर्थ मेटल का +2, और एक फ्लोरीन जो है वो जहां पर भी आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट -1। तो इस कंपाउंड, इस एलिमेंट का अगर ये किसी भी कंपाउंड में हो, किसी भी एलिमेंट के साथ कंबाइन हो, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, क्योंकि बेरिलियम आपके पास ग्रुप नंबर 2 से है। विच वन इज गुड कंडक्टर? तो ग्लूकोज तो डिसॉल्व होता है, वो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, डिसोसिएट तो नहीं होता, तो यहाँ पे तो आयंस नहीं बनेंगे। यहाँ पे सॉलिड NaCl, यहाँ पर भी आयन नहीं बनेंगे। लेकिन एक्वस में अगर हम देखें तो NaCl वाटर में डिसॉल्व हो के यहाँ पे आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से वो सॉल्यूशन उस टाइम पर गुड कंडक्टर होगा, क्योंकि एक्वस NaCl यहाँ पे आयंस बन सकते हैं, और जब आयन बन सकते हो तो दिस इज गुड कंडक्टर। इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इंक्रीज तब इंक्रीज होगी जब सॉलिड से लिक्विड जाएगा, या लिक्विड से गैस जाएगा, या सॉलिड से डायरेक्ट गैस जाएगा। तो लिक्विड कन्वर्टेड, सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग। तो मेल्टिंग तो नहीं है। लिक्विड कन्वर्टेड इनटू गैस, दिस इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। और सॉलिड कन्वर्टेड इनटू गैस, दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो इन 3 प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी बढ़ती है। अच्छा, बताया है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू आपने बतानी है, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू बतानी है, जबकि मोलर हीट कैपेसिटी की वैल्यू आपको ऑलरेडी दी है। वाटर की 1 ग्राम अगर आप वाटर ले लेना तो 1 ग्राम को 1 ग्राम वाटर का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 4.2 जूल हीट आप लोगों ने देना होगा। अब बताया है कि यार वाटर का अगर मैं 1 मोल ले लूँ तो कितना हीट मैं प्रोवाइड करूँगा। तो मोलर हीट कैपेसिटी यानी C जो है वो बराबर होगा M और C, और ये छोटा c जो है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिनोट करेगा। तो यार वाटर का बताया है ना, तो वाटर में मोलर मास वाटर का 18 है, मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4.2 है। तो अगर आप 4.2 मल्टीप्लाई 18 करोगे, सो द आंसर इज 75.6। इतना हीट आप लोगों ने देना होगा 1 मोल वाटर का जब आप 1 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाओगे। 1 ग्राम वाटर का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 4.2 जूल हीट देना होगा, और 1 मोल वाटर का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 75.6 जूल हीट देना होगा। प्रेशर कुकर इज एग्जाम्पल ऑफ क्लोज सिस्टम, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी तो ट्रांसफ़र होती है लेकिन मास हम लोगों ने उसको ऊपर से बंद किया है, तो मास की एक्सचेंज नहीं होती है, तो इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ क्लोज सिस्टम। अच्छा, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन, ये तो 0 है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इसको हम 0 कंसिडर करते हैं। हाइड्रोजन रॉड, अच्छा नेक्स्ट में लिखा है ना कि हाइड्रोजन रॉड एक्ट, अगर मैं इसको कॉपर रॉड के साथ कनेक्ट कर दूं तो उस टाइम हाइड्रोजन रॉड कौन सा एक्ट करेगा? तो एक्ट एज अ एनोड, इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है आप लोगों के पास 0 वोल्ट, ठीक है, और कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है प्लस 0.34 वोल्ट। तो ये बात याद रखें, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा होती है, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा होती है वो हमेशा कैथोड एक्ट करेगा। तो कैथोड की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हमेशा एनोड से ज़्यादा होगी, तो इसलिए कॉपर एज अ कैथोड एक्ट करेगा और हाइड्रोजन इस टाइम जो है वो एज अ एनोड एक्ट करेगा ड्यू टू द रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू।
अच्छा, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एंडोथर्मिक, अगर आप दो रिएक्शन को कंपेयर करोगे एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक को, तो एंडोथर्मिक के लिए आप लोगों ने ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी देनी होगी। तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एंडोथर्मिक वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन से ज्यादा होती है। जनरली एंडोथर्मिक रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी एक्सोथर्मिक रिएक्शन से ज्यादा होती है। अच्छा, यहां पे लिखा है कि बाय एडिंग नेगेटिव कैटलिस्ट, एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज जो है वो ओनली कैटलिस्ट करता है। कैटलिस्ट में ये प्रॉपर्टी है कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज कर दे या वो रिएक्शन के पाथ को चेंज कर दे। तो अगर मैं नेगेटिव कैटलिस्ट डालूंगा तो नेगेटिव कैटलिस्ट की ये प्रॉपर्टी है कि वो रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर देता है, स्लो कर देगा, रेट ऑफ रिएक्शन को कम करेगा और एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देगा। वाइल पॉजिटिव कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेगा और रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा। तो यहाँ पे आपको बात की है बाय एडिंग नेगेटिव कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन इंक्रीजेस। अच्छा, दोबारा आपको एक रिएक्शन का बताया है कि सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीडेशन करे और उसमें मुझे एंथैल्पी चेंज और इंटरनल एनर्जी चेंज का रिलेशन बता दे। पहले आप रिएक्शन लेके कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्लस ऑक्सीजन गैस इट्स कन्वर्टेड इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसको बैलेंस करने के लिए अब 2 यहाँ पर भी लगा दे, 2 यहाँ पर भी लगा दे। तो डेल्टा एन की वैल्यू अगर आप निकाल लेना तो प्रोडक्ट के 2 मोल रिएक्टेंट के 3 मोल -1 आंसर आ जाएगा। तो इसको आप वही एंथैल्पी चेंज वाली इक्वेशन में पुट कर दे। डेल्टा एच बराबर होगा डेल्टा ई प्लस चेंज इन एन जी आर टी के। तो अब मैं ऐसे लिख दूँ कि डेल्टा एच बराबर होगा डेल्टा ई के और चेंज इन एन क्या है माइनस, तो ये -1 आर टी हो जाएगा। तो अब आप ज़रा सोचें ना, यहाँ पे इस इक्वेशन का ये मतलब है कि डेल्टा ई से ये वाला टर्म को माइनस कर दे तब डेल्टा एच के बराबर होगा। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि डेल्टा ई जो है वो उस टाइम ग्रेटर है, क्योंकि डेल्टा ई से जब आप ये माइनस करोगे तब जाके वो डेल्टा एच के बराबर आ जाएगा। विच वन इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? तो नन, क्योंकि ये सारे वाटर में डिसोसिएट नहीं होते, आयंस यहाँ पे नहीं बन सकते। जब आयन नहीं बन सकते तो वो बेड कंडक्टर होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 भी होता है और -1 भी हो सकता है। लेकिन अगर ये मेटल के साथ कंबाइन होना तो वहाँ पे +1, तो उस टाइम हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा। लेकिन अगर ये नॉन मेटल के साथ कंबाइन हो लाइक HCl, तो उस टाइम फिर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा। तो इसमें इस कंपाउंड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज नॉट 0, कह रहा है कि नॉट 0। मैंने लिखा कि अगर एटम स्टैंडर्ड स्टेट में मौजूद हो, वो उसका नेचुरल हो, स्टैंडर्ड कंडीशन होना, तो उस एलिमेंट का एंथैल्पी चेंज 0 होगा। तो अगर मैं फ्लोरीन ले लूँ, क्लोरीन, तो ये तो सारे हमारे पास डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। लेकिन स्टैंडर्ड स्टेट ये भी 0, ये भी गैस होगा, ये लिक्विड होगा और ये जो है वो सॉलिड होगा। ये इसका स्टैंडर्ड स्टेट है। क्योंकि साइज़ बड़ा होने की वजह से नीचे जब हम आएंगे तो साइज़ बड़ा होने की वजह से लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से उसका स्टेट ऑफ मैटर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो यार अगर यहाँ पे जो एग्जांपल है ना, वो सारे के सारे एलिमेंट का ये इसका स्टैंडर्ड स्टेट ही है। तो इसलिए एंथैल्पी इन सब की 0 होगी। तो नॉन ऑफ दीज आएगा, क्योंकि आपको बताया है कि नॉन 0 बता दे। चलो, विच वन इज नॉट अ स्टेट फंक्शन? जो कि स्टेट फंक्शन नहीं है, जो कि पाथ फंक्शन है। तो यार W वर्क इज अ पाथ फंक्शन एंड हीट इज अ पाथ फंक्शन। ये यहाँ पे आप लोगों के पास हीट है, ठीक है, हीट इज अ पाथ फंक्शन। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, डेल्टा ई इंटरनल एनर्जी में चेंज इंक्रीज कब होगा? जब मैं इसको हीट प्रोवाइड करूंगा। लेकिन ये हीट अगर फॉर एग्जांपल अगर ये हीट में कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रोवाइड करूं तो इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा।
लेकिन अगर ये हीट में कांस्टेंट प्रेशर पे अप्लाई करूँ ना तो फिर एंथैल्पी में चेंज आएगा। यहाँ पे एंथैल्पी बढ़ेगी और वहाँ पे इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉट टू कूल बॉडी, तो ये तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है। ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉट टू कूल बॉडी। अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को जो अरेंज किया है वो किस बेस पे अरेंज किया है? तो यहाँ पे अगर आप देखें तो लिथियम सबसे टॉप पे लिखा है, नीचे आके आपको फ्लोरीन मिल जाएगा और इसके ऊपर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू गिवन है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो लिथियम की -3.05 वोल्ट होती है और नीचे आके फ्लोरीन की +2.87 वोल्ट हो जाती है। तो अगर मैं आपसे कहूँ ना कि यार ये रिडक्शन पोटेंशियल तो कम है, तो कम से ज़्यादा की तरफ आ रहे हैं, तो जब कम से ज़्यादा की तरफ आएंगे तो इसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं। तो आंसर लिखा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, क्योंकि ऊपर वाली रिडक्शन पोटेंशियल कम है, नीचे वाली रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा है। ए डायबिटिक प्रोसेस जिसमें हीट जो है वो चेंज ना हो, डेल्टा क्यू जो है वो ज़ीरो हो, दिस इज कॉल्ड ए डायबिटिक प्रोसेस। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, ये तो सारे ही ठीक है क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है प्रोसेस पे। W पॉजिटिव तब आएगा जब हीट सराउंडिंग से सिस्टम में जाएगी, Q पॉजिटिव। Q नेगेटिव तब आएगा जब हीट जो है वो सिस्टम से सराउंडिंग में जाएगी। और W पॉजिटिव वर्क डन ऑन अ सिस्टम ऑन द टर्म ऑफ केमिस्ट्री एंड W नेगेटिव वर्क डन बाय अ सिस्टम ऑन द टर्म ऑफ केमिस्ट्री। फिजिक्स में ये उलट है, ठीक है। द एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, दिस इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जब एनर्जी का ट्रांसफर होगा, दिस इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक। और यहाँ पे लिखा है द एलिमेंट विच इज ऑलवेज, हमेशा, ऑलवेज एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होगा कि यार इट सेल्फ रिड्यूस होगा, एट सेल्फ रिड्यूस। और एमसीक्यूज के स्टेटमेंट में लिखा है कि ऑलवेज एक्ट, तो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1 रहेगा, तो जिसकी वजह से ये हमेशा ऑलवेज एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीजन देखो अगर फ्लोरीन के साथ कंबाइन हो ना तो उस टाइम ऑक्सीजन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट का काम देगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से कम हो। क्लोरीन जो है अगर इन दोनों के साथ कॉम्बिनेशन में आ गया तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन दोनों से कम है, तो हमेशा एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो एक्ट करेगा वो फ्लोरीन ही करेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।